इंडिया वर्सेस ब्राजील, तुम सोच पा रहे हो भाई? 2026 की अलग ही छाप छोड़ रहे हैं हम यहाँ पर। इंडियन फुटबॉल सितंबर और अक्टूबर में जो इंटरनेशनल ब्रेक आने वाला है उसमें 4 गेम खेलने वाली है, तो कंफर्म है। और उसमें से एक गेम यहाँ पर इंडिया के हार्ट एंड सोल कोलकाता में ब्राजील के अगेंस्ट यहाँ पर खेलने वाले भाई। इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पर इट इज सच अ रेयर इंसिडेंट जहाँ पर इंडियन फुटबॉल को लेके इतने ब्राइट, इतने डिलाइट यहाँ पर मूड के साथ कोई बात करनी होती। लेकिन खबर ही ऐसी है कि यहाँ पर ब्राजील ने और इंडिया ने अब यहाँ पर एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, ऑफिशियल कर दिया गया है कि ब्राजील वर्सेस इंडिया 3 अक्टूबर को कोलकाता में एक फ्रेंडली होने वाला है। जिसको नहीं पता, कहानी की बैक स्टोरी बता देता हूँ कि ब्राजील यहाँ पर अब ऑलमोस्ट 10-15 सालों बाद या 20 सालों बाद यहाँ पर एक एशियन टूर करने वाली है, जहाँ पर वो सबसे पहले 25 और 29 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो खेलेगी। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये बताया था, ये रिपोर्ट सारी थी यहाँ पर, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, हिंदू की बात करें, वो सब यहाँ पर ये बता रहे थे कि ब्राजील ने इंटेंट दिखाया कि वो चाहते हैं कि इंडिया में एक गेम खेले। और इसके बाद यहाँ पर अटकलें लगाई गई कि ब्राजील यहाँ पर इंडिया में अगर एक फ्रेंडली खेलेगी तो किस नेशन के अगेंस्ट खेलेगी। क्योंकि लाइक अगेन, कहाँ ब्राजील की टीम की रैंकिंग है और कहाँ हमारी टीम की रैंकिंग है। लेकिन ब्राजील को भी ये चीज़ समझ में आ गया था कि अगर मार्केट की बात करें तो ब्राजील के लिए, या फिर अब तो मैं पर्सनली कहूँगा यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉप यूरोपियन नेशन, पोर्चुगल की बात करें, अर्जेंटीना की बात करें, फ्रांस की बात करें, ब्राजील की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इन सब का हब है भाई इंडिया में। ये समझ से नहीं है, इनको लगता है अंदाजा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे अंदाजा उन्होंने पिछले 2 वर्ल्ड कप ने, 2022 के वर्ल्ड कप ने और 2026 के वर्ल्ड कप ने क्लियर कर दिया है कि दुनिया में इंडियन फुटबॉल सीन यहाँ पर बॉल कर रहा है। और यहाँ पर उन्होंने इंटेंट दिखाया, पर अटकलें बस अभी भी ये लग रही थी कि यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है क्या। पर खैर, जब यहाँ पर ये खबर आने लगी कि नहीं, इंडिया नेशन नहीं है वो, इसी के साथ यहाँ पर इंडियन फुटबॉल और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर CBF की बात करें, यानी कि ब्राजील फुटबॉल एसोसिएशन की बात करें, तो उन्होंने दोनों ने ये ऑफिशियल कर दिया कि गेम इंडिया के अगेंस्ट ही होगा। AIF के जनरल सेक्रेटरी ने ये चीज़ बताया कि यहाँ पर शुरुआत से ही प्रपोजल इंडिया वर्सेस ब्राजील का ही रखा गया था। भले ही चाहे यहाँ पर ब्राजील और इंडिया की रैंकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, लेकिन इंडिया के लिए, इंडियन फुटबॉल सीन के लिए, इंडियन ग्रास रूट लेवल के लिए ये आइकॉनिक चीज़ है। लास्ट इतना बड़ा फ्रेंडली इंडिया ने 1984 के शायद से किसी एक टूर्नामेंट में खेला था, अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेहरू कप में। उससे पहले वो यहाँ पर फिर हम चले गए वो ओलंपिक्स वाले ज़माने में। उसके बाद हमने नहीं खेला किसी के अगेंस्ट। तुम सोच रहे हो, इसको मत सोचो कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है डर का माहौल है कि सुपड़ा टोपा उड़ा दिया जाएगा हमारा। पर तुम समझ रहे हो, यहाँ पर विनीका टेनेक्स, रफीनिया, कार्लो एंसेलोटी, एवरी सिंगल वन इज गोइंग टू बी देयर। और तुम्हारे दिमाग में अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर डाउट है इस चीज़ को लेके कि नहीं यार ब्राज़ील खिलाएगी ही नहीं, तो भाई यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फर्म है, जो कि इस चीज़ को मतलब तुम कह सकते हो बीच में बिचौलिया वाला काम कर रहा है इंडिया और ब्राज़ील के बीच में, वो यहाँ पर लगभग 50 से 60 करोड़ यहाँ पर खर्च करने वाले हैं इस पूरे प्लान पे। जो कि अब आने वाले कुछ 1-2 हफ्तों में हमको और डिटेल्स मिलेंगी, भाई टिकट का क्या सीन है, क्या पूरा का पूरा अपडेट है, क्या इसका पूरा सिस्टम रहेगा, कैसा है पूरा इवेंट रहेगा। लेकिन ये कंफर्म है कि 50 से 60 करोड़ तो वो खर्च करेंगे। और साथ ही उस लेटर ऑफ इंटेंट में मेंशन किया गया है कि ब्राज़ील को अपनी ए टीम उतारनी पड़ेगी, यानी कि विनीसियस भी आएगा, रफीनिया भी आएगा, ब्रूनो गमारेश की बात करें, यहाँ पर जाओ पेड्रो की बात करें, कार्लो एंसेलोटी की बात करें, छोटे चेतन एंड्रिक की बात करें, सारे के सारे खिलाड़ी हमको वहां पर देखने को मिलेंगे। और इवन एंसेलोटी ऑन द बेंच। और उनके सामने मैं बता रहा हूं, आधा तो हम यहीं जीत गए जब ये मैच ऑफिशियल हो गया। और अगर इंडिया ने बाय चांस, मैं बता रहा हूं, अगर कुछ फूक फाक के अगर इन्होंने एक आधा गोल चढ़ा दिया ब्राजील पे, अबे पिच पे इन्वेड हो जाएगा भाई। हम नहीं सहन कर, ये नहीं देख पाएंगे यार। तुम समझ रहे हो, हमारी इंडिया की टीम हमारे दिल के इतनी करीब की टीम, हमें आदत है भैया अपने आस पड़ोस के देशों के साथ खेलने में। हमारी एक किटी पार्टी है, हम सबका आस पड़ोस जो हमारे दोस्त है, हम सब इन सब के साथ ही हम ग्रुप में खेलते हैं। इंडिया ब्राजील के अगेंस्ट खेल रही है, लेट अलोन छोड़ दो कि हम लोग गोल मारेंगे नहीं मारेंगे। पर भाई दिस इज गोइंग टू बी एपिक यहाँ पर इंडियन फुटबॉल सीन होने वाला है। पर अब बात करते हैं यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी की, और ये तुमको थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आराम से बैठ जाओ। उसके बाद मैं तुमको रियल मैड्रिड के अपडेट सुना तो, क्योंकि वो उन्होंने अलग ही कुछ फूक लिया भाई। यहाँ पर जो खबर है वो ये है, पूरी बैक स्टोरी इसके रिगार्डिंग ये है कि इन्फेंटिनो ने, ये सब तो पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके हनीमून टाइप रिश्ते हैं। इन्फेंटिनो ने यहाँ पर एक वर्ल्ड कप का प्लान लेके आया है, और वो बहुत ही बोगस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं उसको बताता हूँ कि फंडामेंटली क्यों खराब है वो। यहाँ पर ये है कि भाई
वर्ल्ड कप का जितना भी पैसा लगाना होता है, मार्केटिंग किस देश में कौन से टीवी पे आएगा, समझ रहे हो, जैसे अपने यहाँ जी पे आया था, कहीं और किसी चीज़ पे आएगा, कहीं और किसी चीज़ पे आएगा, ये सारे काम फीफा करती है। फीफा कह रही है कि नहीं, जितना भी पैसे खर्च करने वाला काम होगा, जितना भी पैसे लेन देन करने वाला काम होगा, ये अब हमें कंपनी बना रहे हैं, हम एक कंपनी बना देते हैं, एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, और उसका 80% हम ही रखेंगे, फीफा वाले रखेंगे, 20% हम एक कंपनी को बेच देंगे, किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देंगे। कुल मिला के शार्क टैंक वाली हरकतें कर रहे हैं। पर दिक्कत की बात यह है कि शार्क टैंक वाली हरकतों में इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने कहा कि कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का छोटा भाई है, ट्रंप के दामाद का छोटा भाई, उसको 20% देने की भाई बात हो रही है यहाँ पर, कि भाई वो 1-2-3 बिलियन में उठा ले और उसके बाद यहाँ पर उसको 20% दे देंगे। उसके लिए क्या है, वह 12-13 बिलियन कमाए हैं यहाँ पर, रेवेन्यू करा है इस वर्ल्ड कप से। अगर उसको 20% मिलेगा तो और 1-2 वर्ल्ड कप में वो उसको रिकूप ही कर लेगा। अगर 1-2 वर्ल्ड कप में नहीं करेगा तो कभी ना कभी तो कर ही लेगा। तो इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। आई थिंक इस 4 साल के साइकिल में फीफा ने 14 बिलियन का रेवेन्यू कमाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर अगेन बैक टू द स्टोरी यहाँ पर यह है कि जो प्राइम कैंडिडेट है जिसको 20% का माइनॉरिटी स्टेक बेचा जाएगा, वो ये है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का छोटा भाई उसकी कंपनी को बेच देते हैं। वो कैसे आया प्राइम कैंडिडेट, पता नहीं। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो स्टैनली, हम तो बड़े बड़े बैंक ऑफ अमेरिका और पता नहीं कौन कौन से बैंक से हमने यहाँ पर नेगोशिएट करा, हमने यहाँ पर उनकी गाइडेंस लिया और उन्होंने कहा कि ये आदमी परफेक्ट है। वो बैंकों ने बताया नहीं, कोई रिटर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई टेंडर वगैरह कुछ नहीं है, बस सिंपल उन्होंने बता दिया कि भाई ये है। इन्फेंटिनो, तो पहली गलती तो यही हो गई कि यहाँ पे किसी से पूछा ही नहीं गया कि भाई यार मैं ऐसा प्लान लाने की सोच रहा हूँ, क्या इस पर ऊपर से पहले से कैंडिडेट तैयार करके रखा है, जो कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का छोटा भाई है। वो भी तब जब वर्ल्ड कप 2026 ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी में, स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप और इन्फेंटिनो के हनीमून टाइप रिश्ते से। इसके ऊपर से यहाँ पर कहा कि आप 55 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है, और उसको पता है कि यहां पर अगर ये 211 नेशंस है, 211 नेशंस मतलब 211 वोट, और अगर ये ज्यादा टाइम लेंगे तो भाई तो कुछ हो सकता है, तो फटाफट से जल्दी ये बिल पास करवाना है। तो उसने कहा कि भाई देखो, जो देश इसमें राजी हो जाएगा उसको 40 मिलियन की फंडिंग दे देंगे। यार और बताओ यार, तुम 40 मिलियन की फंडिंग दे देंगे, और अगर नहीं करोगे तो मात्र 10 मिलियन की फंडिंग मिलेगी। तो 4 गुना पैसा है, 4 गुना लगान है। पर जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे, न्यूज़ मीडिया ने, सबने कवर करा और सबने यहाँ पर छीछा करी इन्फेंटिनो की कि भाई जो तू कर रहा है वो ये है कि तू कुछ नहीं कर रहा, तू सिर्फ और सिर्फ इन मेंबर नेशंस के वोट खरीद रहा है, इनको 40 मिलियन का यहाँ पर दिलासा, एक लॉलीपॉप देके। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर यूएफा की बात करें जिसमें 55 नेशन आते हैं, उन्होंने सबसे पहले एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके कह दिया कि वो बॉयकॉट कर रहे हैं अभी फीफा के सारे मेजर टूर्नामेंट्स को। अब ये देखने वाली बात है कि जैसे अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है पोलैंड में सितंबर में, क्या यहाँ पर उसमें खेलेगी यूरोपियन नेशन, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, उसमें यूरोपियन नेशन नहीं खेलेगी। 2029 के फीफा क्लब वर्ल्ड कप में कोई भी यूरोपियन क्लब नहीं खेलेगा, एंड अल्टीमेटली 2030 के वर्ल्ड कप में कोई भी यूरोपियन नेशन नहीं खेलेगा। लेट अलोन यहाँ पर सोचो तुम कि पोर्चुगल और स्पेन वो होस्ट करने वाले हैं, तो वो ही नहीं खेलेंगे। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर यूएफा को भी पता है ये चीज़ कि भाई तू कितना ही कर ले, 32 से 48 कर ले, 48 से 64 कर ले, बिना इंग्लैंड, बिना पोर्चुगल, बिना स्पेन, बिना फ्रांस, इनके बिना वर्ल्ड कप नहीं लगेगा। ठीक है, तू करता रह जाएगा यहाँ पर किसी और का गेम, पर इनके बिना यहाँ पर नहीं बात बनेगी। और यूएफा ने अपनी चाल चली, लेकिन अगेन 211 में से 55 ही तो है, क्या पता है यहाँ पर इन्फेंटिनो बाकियों का वोट जीत ले, एंड अल्टीमेटली उसको 2/3 ही चाहिए या फिर मेजोरिटी पास करना है, आधा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर भाई कॉन्काकाफ ने, यानी कि कॉन्काकाफ में आप कह सकते हो कि नॉर्थ अमेरिकन, कुछ सेंट्रल अमेरिकन वगैरह आते हैं और फिर कैरेबियन नेशंस आते हैं, और इन्होंने भी अब यहाँ पर आई थिंक 42-43 मेंबर्स हैं, और इन्होंने भी अब मना कर दिया कि ये भी रिजेक्ट करते हैं फीफा का प्रपोजल, पूरा तरीके से साफ इन्फेंटिनो का। और आई थिंक दिस इज द मोमेंट जहाँ पर इन्फेंटिनो ना ही सिर्फ अपने एक प्लान को यहाँ पर खोता हुआ दिख रहा है, पर आई थिंक वो अगर नेक्स्ट ईयर री इलेक्ट होना चाहता है तो वहाँ पर भी उसकी बत्ती गुल है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से, टेलीग्राफ की बात करें हम यहाँ पर, तो चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो इस समय यूरोपियन क्लब्स एसोसिएशन का जो भाई चेयरमैन है, दैट इज नसर अल खिलाफी, जो कि पीएसजी के भी करता धरता हैं, उसको फीफा का प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है। यूएफा चाहता है कि भाई इस बंदे को आगे करो, और क्योंकि ये बंदा यूरोप में भी सबसे बना के रखता है, और ये बंदा ऑलरेडी कतर यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट में भी इसकी चलती है,
ये करो, ये इन्फेंटिनो का सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर बनेगा। इसके अलावा अगर इन्फेंटिनो एक बार और फीफा का प्रेसिडेंट बन गया तो सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पर सबको बेच देगा वो। आई पर्सनली फील लाइक कि एक कंट्रोवर्सी, करप्शन वगैरह तो तुमको पता ही है फीफा में हमेशा से चलता है। इससे पहले जो सेप ब्लैटर था वो और भी धुरंधर था, नहीं वो कम धुरंधर था, ये ज़्यादा धुरंधर है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये खुलेआम ज़बरदस्ती के डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी गुड बुक्स में आना चाह रहा है और किसी भी हद तक जाना चाह रहा है फिर। पर खैर तुम बता रहे इसके रिगार्डिंग तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में। सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है भाई, दैट इज फ्रॉम रियल मैड्रिड। और ये क्लब देखो, मैं तुम्हें क्लियर कट बता देता हूँ। रियल मैड्रिड ने लेवांटे के स्ट्राइकर एसपी को, 21 साल का लौंडा है, ठीक है, 6 फुट, टिपिकल मूरिनियो टाइप स्ट्राइकर है, उसको कहा रुक जा अभी। किसी भी प्रीमियर लीग क्लब जो कि बैठे हैं उसका 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज एक्टिवेट करने के लिए किसी के साथ साइन मत कर, हम आ रहे हैं अब रेस में। और ये सिंपल सिंगल हैंडेडली सिर्फ और सिर्फ जोजे मूरिनियो के रिक्वेस्ट पे हुआ है। मूरिनियो ने जैसे ही समझ लिया कि भाई गोंजालो गार्सिया टू फुलम हो चुका है, वो समझ चुका कि भाई मेरे को ऑफ द बेंच कोई जोजेलू टाइप स्ट्राइकर चाहिए, और एसपी वो आदमी है। अगेन, क्या एसपी बहुत पॉलिश स्ट्राइकर है? नहीं, पर एसपी के पोटेंशियल, मैं जैसी ये खबर आई उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ एसपी के कंपाइलेशन वगैरह देखे, उसके रिगार्डिंग जितने भी लोगों ने उसको कवर किया है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ही इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्ट्राइकर जो कि इस समय ला लीगा में खेल रहा है। और रियल मैड्रिड उसको लेके आ रही है, दिखाती है दो चीज़ें। पहली चीज़ कि रियल मैड्रिड यहाँ पर बहुत ही क्विक है चीज़ों को फटाफट से ठीक करने में। गोंजालो गार्सिया क्या 60 मिलियन में बेच दिया, 25 मिलियन में एसपी को ले आओ, यंग है। दूसरी चीज कि जोजे मूरिनियो की चल भी रही है और उसी के चलते उसको पता है कि मेरे को अगर प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करना है तो मैं सिर्फ ये गैलेक्टिको के भरोसे नहीं रह सकता कि यहाँ पर एम्बापे भी है, बेलिंगम भी लिया है, मेरे को वो प्लेयर भी चाहिए जिसको मैं समझता हूँ कि ये मेरे सीरियल विनर है। वो जोजे मूरिनियो टाइप स्ट्राइकर है। अभी अगर इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर मे भी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद से रियल मैड्रिड ने ऑफिशियली ऑफर डाल भी दिया हो रॉड्री के लिए, लेकिन स्काई स्पोर्ट्स की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी 70 बिलियन के आसपास देखना चाहती है कि भाई ऑफर आ जाए। रियल मैड्रिड 50 के आसपास देखेगी। रियल मैड्रिड कभी भी किसी भी मोमेंट या फिर एक दो दिन में मैनचेस्टर सिटी के एक ऑफिशियल फॉर्मल ऑफर दे देगी। एंड आई पर्सनली फील लाइक कि मैनचेस्टर सिटी ज़्यादा आनाकानी करेगी नहीं, क्योंकि रॉड्री का सिंपल है ना, उसको जाना ही है तो जाना ही है, तो फिर तो 5-10 मिलियन के लिए क्या लड़ना। पर मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ पर 2 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हो जाए और उसके बाद अगर रियल मैड्रिड, रॉड्री, एसपी ये सब करने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि अबे क्या कर रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो मैं तुमको बता दूं इसी समर ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड ऑलरेडी 225 मिलियन कमा चुकी है। 60-70 मिलियन में गोंजालो गार्सिया बेच दिया, 60 ही मिलियन में यहाँ पर निको पास बेच दिया, ठीक है। विक्टर मुनियोज से 20 मिलियन कमा लिए, 10-20 मिलियन किसी और से कमा लिए, ऐसे 20-20 मिलियन करके इन्होंने 225 मिलियन ऑलरेडी कमा लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अब आगे जैसे बात करें गोंजालो गार्सिया की, बात करें निको पास की, तो इन पे इतना ज़्यादा सेल ऑन क्लॉज है कि अल्टीमेटली अब ये यहाँ से कहीं और भी जाएंगे, कि निको पास कोमो से कहीं और जाएगा या फिर गोंजालो गार्सिया फुलम से कहीं और जाएगा, तो उस पर रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट आराम से हर डील पे, दोनों प्लेयरों की डील पे 40-40, 50-50 मिलियन, 30-30 मिलियन आराम से कमा लेगी। दिस इज हाउ यहाँ पर रियल मैड्रिड ने डिकोड किया। ना आई पर्सनली फील लाइक कि आज के फुटबॉल में काफ़ी लोग अपनी अकेडमीज को लेकर, काफ़ी फैन बेसिस, काफ़ी क्लब अपनी अकेडमी को लेकर बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं। रियल मैड्रिड में ये बात सच है कि यहाँ पर अकेडमीज को लाइक फर्स्ट टीम में आने के इतने चांसेस नहीं मिलते, इतने ऑप्शंस नहीं होते। कभी कभार होते हैं, हमने देखा भी है, चाहे राओ एसेंसियो की बात करें, चाहे हम यहाँ पर गोंजालो गार्सिया की बात करें, हम थियागो पिटाश की बात करें, ठीक है। ये तो वो नाम है जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया था। पर रियल मैड्रिड ने ये चीज़ डिकोड कर दी कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट टीम में डाल सकते हैं लेकिन यूरोप के बाकी क्लब में तो खिला सकते हैं। ला फैब्रिका की बात करें तो यहाँ पर रियल मैड्रिड की अकेडमी के सबसे ज़्यादा प्लेयर इस समय यूरोपियन टॉप 5 लीग में खेल रहे हैं। ये बताता है कि रियल मैड्रिड का नेटवर्क कितना और उसकी अकेडमी कितनी एफिशिएंट है और कितना बढ़िया तरीके से उसको पैसे जनरेट करके दे रही है। That is a business भाई, that is the business, that is the sporting project, that is the vision। और ये सब कहीं ना कहीं मूरिनियो लीड कर रहा है। दैट सेज अ लॉट कि मूरिनियो के आने के बाद यहाँ पर चीज़ों के में इंटेंट है, चीज़ों को चेंज करने का इंटेंट दिख रहा है। इसी के साथ अगर छोटी और अपडेट की बात करें तो सबसे पहले विनीसियस की बात कर लेते हैं। देखो, मैंने तुमको पिछले एपिसोड में बता दिया था कि विनीसियस का कोई सीन नहीं लग रहा कि वो रियल मैड्रिड छोड़ेगा, पर अभी भी ब्रिटिश मीडिया लगा हुआ है, इंग्लिश मीडिया कि नहीं 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 नहीं, वो अल्टीमेटली बहुत सारे जर्नलिस्ट के जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, यानी कि जो बड़े मीडिया में काम नहीं करते, जो खुद कहते हैं कि भाई हमारे सोर्सेज हैं इन क्लब में,
उन पे दाव खेल रहे हैं कि नहीं, विनीसियस की स्टोरी अभी भी खत्म नहीं है, जब विनीसियस आया ही नहीं है रियल मैड्रिड में वापस, तो उसने अपना डिसीजन कैसे बनाया होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आर्सेनल की कहानी को जिंदा रखने की कोशिश हो रही है, ये हो रहा है। राफेल लियाओ की बात करें तो फिलहाल के तौर पे गैलाटासरे और राफेल लियाओ के में हो रहा है भाई, छुई मुई हो रहा है। बताया गया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी ऑफर किया गया था पर, और 60 मिलियन मांगे थे, पर यूनाइटेड ने शायद से अपने आप को रेस में पीछे खींच लिया है। वो अभी अब आर्सेनल चाहे विनीसियस की डील जिंदा करने के चक्कर में यूनाइटेड चुआमेनी पे अभी भी थोड़ी होप्स तो रख रही है। वो मानते हैं कि क्या अगर रॉड्री यहाँ पर रियल मैड्रिड में आता तो चुआमेनी पर्सनली, इवन इफ रियल मैड्रिड कहे कि भाई चुआमेनी इज नॉट फॉर सेल, पर अगर चुआमेनी को लगे कि उसका गेम टाइम कम होने वाला है तो क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपना क्लब देख सकता है। अगेन नाउ यूनाइटेड इज भाई, आप कह सकते हो कि यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल, सी अल्टीमेटली अगर मैं आर्सेनल की बात करूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, आर्सेनल बहुत बहुत हेरिटेज क्लब है, बट व्हेन इट कम्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड भी भाई उसी ग्लोबल लेवल पे है व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, व्हेन इट कम्स टू द फैन बेस, व्हेन इट कम्स टू द इन्फ्लुएंस, जितना ऑलमोस्ट अगर रियल मैड्रिड बार्सिलोना के बराबर ना हो, लेकिन भाई है वो उसी टेबल पे बैठता है व्हेन इट कम्स टू द कमर्शियलाइजेशन, व्हेन इट कम्स टू द फैन बेस, व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, व्हेन इट कम्स टू द मार्केटिंग। एंड ऐसे में प्लेयर सोच सकता है कि भाई यूनाइटेड कुड बी द वन, एंड दिस इज द रीजन कि अगर हम बात करें वरान की, हम बात करें कासिमीरो की, एंड अगेन नाउ चुआमेनी की भी बात कर सकते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन अगर बार्सिलोना की बात करें तो कुछ छोटी छोटी खबरें आई थी कि बार्सिलोना रॉड्री की डील को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, पर किंतु परंतु रॉड्री का क्योंकि प्लान पहले से ही साफ है कि वो रियल मैड्रिड ही ज्वाइन करना चाहता है, तो बार्सिलोना को भी समझ में आ गया कि यहाँ पर तो कोई सिस्टम है ही नहीं। ऊपर से यहाँ पर यूलियन वारिस वाली डील जो है वो भी फंसती हुई दिख रही है, और वो फंसती हुई और दिख रही है। इसी के साथ मार्कस रैशफोर्ड वापस जा चुके हैं और यूनाइटेड ने ऑफिशियली पोस्ट भी कर दिया, ऑफिशियली तो नहीं करा है, पर आई थिंक 11 नंबर अब मार्कस रैशफोर्ड को मिल रहा है। तो क्या हमें मान के चलें कि रैशफोर्ड नेक्स्ट सीजन वुड बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर? क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है यूनाइटेड ने बहुत जगह ट्राई मारा है रैशफोर्ड को बेचने का, पर उसकी वेजेस, उसकी सैलरी और ऊपर से यूनाइटेड का खुद का आस्किंग प्राइस ये डील होने से रोक रहा है।